बैटल टू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जेवन परफॉर्मेंस का सेक्टर ग्रुप का मार मार के भूत बनाने वाला है और साथ ही उसकी मुलाकात काफी टाइम बाद यूनियन से भी होने वाली है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब क्वीन मेडियोसा और यूनियन एक दूसरे के आमने सामने आएगी। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि वो जो बड़ा सा गोल्डन जायंट होता है वो एक ही पंच में याओ लियांगजुन की चटनी बना देता है और एक अटैक में याओ लियांगजुन को मरते हुए देख परफॉर्मेंस का सेक्टर का पूरा ग्रुप ही शोक में चला जाता है। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल यहीं पे होती है जहाँ पे ल्यू किंग की डार्क आंखें भी उस बड़े से गोल्डन जायंट के ऊपर ही टिकी हुई थी। और उस बड़े से गोल्डन जायंट को देखने के बाद ल्यू किंग कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो, ये हमारे और फ्लावर सेक्टर के बीच का मामला है और क्या तुम सच में इसमें इंटरवीन करना चाहते हो। और जब ल्यू किंग ये सब बोल रहा होता है तब उसकी बॉडी की दुबकी उसकी चारों तरफ सर्कुलेट होने लगती है और ल्यू किंग के इन शब्दों को सुनकर वो 70 फुट बड़ा गोल्डन जायंट बस एक स्माइल करता है और तभी वो गोल्डन जायंट सामने पड़े हुए याओ लियांगजुन की बॉडी में धर के एक लात मारता है और तुरंत ही याओ लियांगजुन की बॉडी ल्यू किंग की तरफ शूट हो जाती है और उस बड़े से गोल्डन जायंट को अटैक करते हुए देख ल्यू किंग के एक्सप्रेशन काफी गंदे हो जाते हैं और वो कहता है कि तू मरना चाहता है। और ये कहते ही ल्यू किंग अपने हाथ को सामने की तरफ करके ग्रैब कर देता है और एट द सेम टाइम याओ लियांगजुन की बॉडी ब्लास्ट होकर ब्लडी फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी ल्यू किंग कहता है कि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या स्किल्स हैं जो तुम हमारे परफॉर्मेंस का सेक्टर के मैटर के बीच में इंटरवीन कर रहे हो। और ये कहती हुए अपने पैरों को नीचे जमीन में प्रेस करता है और तुरंत ही किसी घोस्ट की तरह उस बड़े से गोल्डन जायंट के सर के ऊपर अपीयर होता है और तभी ल्यू किंग अपने हाथ को क्लेंच कर देता है और कहता है ग्रेट हेल्थ डीमन हैंड। और जैसे ही ल्यू किंग के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं तो उसके चारों तरफ धूल की इकट्ठा होने लगती है जो कि तुरंत ही एक बहुत बड़े ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जो बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन होता है ये आसमान की तरफ देख के दहाड़ने लगता है जिसके बाद वो भयानक स्पीड में सामने की तरफ शूट हो जाता है। और ल्यू किंग के इस खतरनाक अटैक को देख के वो बड़ा सा गोल्डन जायंट भी अपने बड़े से गोल्डन पंच को सामने की तरफ दे मारता है और जैसे ये पंच आगे बढ़ता है तो वहाँ का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही फट जाता है और एट द सेम टाइम वो बड़ा सा गोल्डन पंच उस ब्लैक ड्रैगन से टकरा जाता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और भयानक लेवल की एनर्जी वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगती है और उस बड़े से ब्लैक ड्रैगन के अंदर से एक मिजरेबल आवाज बाहर आती है और तुरंत ही उसके परकच्चे उग जाते हैं और बची हुई जो भयानक सी एनर्जी होती है वो हवा को चीरते हुए ल्यू किंग से जाके टकराती है और इस सीन को देख के ल्यू किंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और अपनी तरफ आते हुए इस भयानक सी एनर्जी को देख के ल्यू किंग पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन ये फोर्स कुछ ज्यादा ही भयानक होती है और इससे पहले कि वो ल्यू किंग से टकरा पाती तभी जो एयर होती है वो ब्लास्ट हो जाती है और इस हवा के ब्लास्ट की वजह से ल्यू किंग की बॉडी कट्टी पतंग बन जाती है और वो पीछे की तरफ उड़ जाता है और वो जाके सीधे एक बड़े से पत्थर के अंदर घुस जाता है और बची हुई फोर्स की वजह से उस बड़े से पत्थर के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो बड़ा सा पत्थर भी ब्लास्ट हो जाता है। और जब परफॉर्मेंस का सेक्टर के लोग इस सीन को देखते हैं कि ल्यू किंग जो उनका डेप्यूटी चीफ है वो उस बड़े से गोल्डन जायंट के अटैक को भी नहीं झेल पा रहा है तो ये सभी ठंडी सांसें भरते हैं और इन सभी को ल्यू किंग की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन ल्यू किंग जिस रीजन की वजह से परफॉर्मेंस का सेक्टर का डेप्यूटी चीफ बना है वो पूरी तरह से मैट की वजह से नहीं है मगर फिर भी उसकी स्ट्रेंथ दूसरों की पीक पे पहुंच चुकी है और वही इस ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो बड़ा सा गोल्डन जायंट एक ही पंच में स्पीक दूसरों को हरा देगा और इस टाइम पे परफॉर्मेंस का सेक्टर के लोगों की फटने लगती है। आखिरकार ये इंसान है कौन और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भयानक कैसे हो सकती है और एक ही पंच में ल्यू किंग को पीछे फेंक देना जो कि दूसरों के पीक पे पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब है कि इस बड़े से गोल्डन जायंट की स्ट्रेंथ ज्यादा भी नहीं था दूसरों पीक के थर्ड चेंज में तो पहुंच ही चुकी होगी यार। तभी जो ल्यू किंग होता है वो जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपने मुंह से खून पोंछते हुए चिल्लाते हुए कहता है एल्डर चो के साथ सभी लोग मेरे साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। ये सुन के वो सूखा सा बुड्ढा जिसने कि सबसे पहले यूनियन के ग्रुप को रोका था उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं लेकिन भले उसके एक्सप्रेशन कितने भी ज्यादा डार्क क्यों ना हो लेकिन लास्ट में जाके उसे अपने दांतें पीसते हुए हमें नोट करना ही पड़ता है और इन लोगों के पास नंबर्स का एडवांटेज होता है और अगर ये साथ मिलकर अटैक करते हैं तो भले सामने खड़े हुए उस बड़े से गोल्डन जायंट की स्ट्रेंथ दूसरों थर्ड चेंज के पीक पे पहुंच चुकी हो तो ये कम से कम उससे फाइट तो कर ही सकते हैं। और ल्यू किंग के ऐसे धाड़ को सुन के परफॉर्मेंस का सेक्टर के सभी एक्सपर्ट्स अपने डर को सप्रेस कर देते हैं और एट द सेम टाइम इन सभी के बॉडी से दूरी की इरप्ट होती है और ये अपने अपने पावरफुल दूरी की अटैक उस बड़े से गोल्डन जायंट के ऊपर दे मारते हैं और जब 10 इलाइट दुवजुन एक साथ अटैक करते हैं तो ये पावर सच में काफी ज्यादा भयानक लेवल पे पहुंच जाती है यहाँ तक कि स्पेस भी नहीं संभाल पा रहा होता है और ल्यू किंग के ग्रुप को एक साथ अटैक करते हुए यूनियन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं बी केयरफुल और इतने सारे अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखो बड़ा सा गोल्डन जायंट एक कोल्ड स्नोड करता है और अपने बड़े बड़े पैरों की तरफ बढ़ने लगता है और एट द सेम टाइम वहाँ की जो जमीन होती है वो कांपने लगती है और उस बड़े से गोल्डन जायंट के अंदर से गोल्डन लाइट लगातार बाहर आती रहती है और तभी वो अपना एक पंच सामने की तरफ दे मारता है जिस वजह से वहाँ का जो स्पेस होता है वो टूट के बिखर जाता है और जो भी अटैक उस बड़े से गोल्डन जायंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं ये पंच उन सभी को सैटर कर देता है और एक भयानक सा एनर्जी स्ट्रॉम हवा को चीर देता है और वो टेरिफाइंग एनर्जी परफॉर्मेंस का सेक्टर के एक्सपर्ट से जाके टकराती है और इस भयानक फोर्स की वजह से ल्यू किंग और उस सूखे से बुड्ढे को छोड़कर सभी के मुंह से खून बाहर आते हैं और ये सभी खून फेंकते हुए किसी कैरम बॉल की तरह हजारों फीट पीछे आके गिरते हैं
हैं और एक ही अटैक में जब एक गोल्डन जायंट परफाउंड स्काई सेक्ट के मैक्सिमम एक्सपर्ट्स को बेहोश कर देता है तो फाइनली लियू किंग के चेहरे पे खौफ दिखाई देता है और कोई भी नहीं जानता था कि इनमें से कोई जिंदा है भी या नहीं। और तभी लियू किंग देखता है कि उस बड़े से गोल्डन जायंट की आंखें उसके ऊपर शिफ्ट हो चुकी है और ऐसे सीन को देख के लियू किंग की फटके हाथ में आ चुकी थी और वो कहता है कि तुम कौन हो, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन वो जो बड़ा सा गोल्डन जायंट होता है वो लियू किंग के इन शब्दों को सुनकर धर के इग्नोर मार देता है और वो धीरे धीरे करके लियू किंग की तरफ बढ़ने लगता है। और अभी लियू किंग कैसे लगता है जैसे कि स्वयं डेथ गॉड उसके सामने अपीयर हो चुके हो और अभी लियू किंग को समझ आ चुका था कि ये बड़ा सा गोल्डन जायंट उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। खैर तभी जो लियू किंग होता है वो अपने पैरों को खाली स्पेस में पटकता है और तुरंत उसकी बॉडी आगे की तरफ शूट हो जाती है और किसी कुत्ते की तरह दुम दबा के भागते हुए लियू किंग की आंखें अभी गुस्से से भर चुकी थी और वो कहता है कि जैसे ही मुझे तेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो मुझसे मौत की भीख मांगेगा। और जब से वो परफॉर्म स्काई सेक्टर डेफिनेटली चीफ बनाए तब से वो जहाँ पे भी जाता है सभी लोगों से रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। लेकिन आज इस इंसान ने उसकी कुत्ते जैसी हालत कर दी है और जब लियू किंग ये सब सोच रहा होता है तभी आसमान में गोल्डन लाइट अपेयर होती है और एट द सेम टाइम उसके सर के ऊपर की स्किन फट जाती है और जब वो अपने सर को उठा के ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे वो गोल्डन फिगर दिखाई देता है और अपने पीछे से गोल्डन जायंट को अपीयर होते हुए देख लियू किंग को उस चीज में बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ भी सोच पाता तभी गोल्डन जायंट का ओपन जिसके अंदर भयानक लेवल की एनर्जी भरी हुई थी वो रूथलेसली उसकी बॉडी से टकराता है और एट द सेम टाइम एक ग्रेक साउंड के साथ लियू किंग के मुंह से खून बाहर आता है और इस टाइम पे लियू किंग के जो भी धुकी डिफेंसेस होते हैं उनके ऊपर कच्चे उड़ चुके थे और किसी से अलाव की तरफ भयानक लेवल की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर करती है और ये भयानक लेवल की एनर्जी उसके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ उसकी हड्डियों को भी चकनाचूर कर देती है और एक बार फिर से एक ग्रेक साउंड के साथ लियू किंग के मुंह से खून बाहर आता है। लेकिन इस बार इस खून के अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं और भले ही लियू किंग के चेहरे के वो विशेष एक्सप्रेशंस नहीं जाते लेकिन उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी और मरते टाइम भी लियू किंग को ये समझ नहीं आया कि अपने रोने के बाद ही गोल्डन जायंट उसकी जान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा था। वो तो बस फ्लावर सेक्ट के ग्रुप को खत्म करना चाहता था। हैरे की पंच में लियू किंग को टपकाने के बाद वो बड़ा सा गोल्डन जायंट यूनियन और फ्लावर सेक्ट के एक्सपर्ट्स के सामने अपीयर होता है और तभी उस बड़े से गोल्डन फिगर की कोल्ड नजरें जाते हैं नॉर्थ के आसमान की तरफ क्योंकि वो सूखा सा बुड्ढा उसी डायरेक्शन में भागा था और जब उस गोल्डन फिगर की नजरें उस डायरेक्शन में टिकी होती है तभी कई सारे स्विच के साउंड सुनाई देते हैं और एट द सेम टाइम उस सूखे से बुड्ढे की डेड बॉडी नीचे जमीन पे गिरती है और एक और स्विच साउंड के साथ कई सारे लोग आसमान में अपीयर होते हैं जिसके बाद वो नीचे जमीन पे लैंड करते हैं और जब यूनियन अचानक से अपीयर हुए इस ग्रुप को देखती है तो उसकी नजर एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमेन के ऊपर जाती है और उस लेडी के चेहरे पे भी कोल्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जिसे देख के यूनियन शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी शौक से भरी आवाज में कहती है कि तुम तो क्वीन मेड्यूसा हो ना। और जब काइलिन की नजर यूनियन के ऊपर जाती है तो उसकी वही भी सिकुड़ जाती है और वो कहती है मिस्टिक क्लाउड की सेक्ट चीफ यूनियन और ये कहती है काइलिन गुस्से से भरी नजर जाते हैं उस बड़े से गोल्डन जायंट के ऊपर और तभी काइलिन अपने मन में कहती है कि तभी मैं सोचूं कि जैसे इसने फ्लावर सेक्ट का नाम सुना तो ये बिना किसी परवाह के यहाँ पे क्यों आ गया क्योंकि यहाँ पे यूनियन मौजूद है। और जब काइलिन उस बड़े से गोल्डन जायंट को ऐसे देख रही होती है तो यूनियन शॉक्ड हो जाती है और तुरंत उसकी सरप्राइज से भरी नजर जाती है उस बड़े से गोल्डन जायंट के ऊपर और कहती है ज़ियावेन। और जब शहर में खड़ी हुई नालन यानान के कानों में ये शब्द जाते हैं तो उसकी बॉडी वहीं पे जम जाती है और तुरंत ही उसकी शौक से भरी नजर जाती है उस बड़े से गोल्डन जायंट के ऊपर और उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये इंसान जिसने कि अपनी स्ट्रेंथ के दम पे पूरे परफॉर्मेंस स्काई सेक्टर ग्रुप को खत्म कर दिया ये एक्चुअली में ज़ियाओयान है। और जब सभी लोगों की नजर उस बड़े से गोल्डन फिगर के ऊपर टिकी होती है तो उस गोल्डन फिगर के अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर आती है और उसकी बॉडी छोटी होने लगती है और तुरंत ही ज़ियाओयान अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ज़ियाओयान पीछे मुड़ के दिखता है तो उसे यूनियन और नालन यानान के शौक से भरे चेहरे दिखाई देते हैं और वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम सभी ठीक हो। ये सुन के यूनियन कड़वे तरीके से हंसते हुए कहती है तो एक्चुअली में ये तुम ही हो। और यूनियन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाओयान मुस्कुराने लगता है और तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट बोतल बाहर निकालता है और उसे यूनियन को पकड़ा देता है और यूनियन को भी समझ आ चुका था कि इसे कंज्यूम करना है और अपने लिए एक पिल को लेने के बाद यूनियन उस जेट बोतल को नालन यानान को पकड़ा देती है ताकि बची हुई मेडिसिनल पिल्स बाकी लोगों में बांटे जा सके। और इस पिल को कंज्यूम करने के बाद यूनियन के एक्सप्रेशन थोड़े अच्छे हो जाते हैं और तभी उसकी नजरें काइलिन और ज़ियाओयान के ऊपर शिफ्ट होती है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। ये सुनकर ज़ियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि हम लोग भी एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में आए हैं लेकिन कोइंसिडेंटली हमें परफॉर्म स्काई सेक्टर ग्रुप मिल गया जिसके बाद हमारी नजरें तुम्हारे ग्रुप के ऊपर पड़ी। ये सुनकर यूनियन अपने सर को हाँ में ला देती है और फिर उसकी नजरें जाती है काइलिन के ऊपर और वो कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी। और जब वो क्वीन मेड्यूसा से पहली बार मिली थी तब उसे गोए ने इनवाइट किया था क्योंकि गोए क्वीन मेड्यूसा से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम छीनना चाहता था। और दूसरी बार काइलिन ज़ियाओयान की वजह से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में अपीयर हुई थी और दोनों ही बार जो दोनों की मुलाकातें हुई वो कुछ खास अच्छी नहीं रही और इसी वजह से दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से ग्रज मान के बैठी है। लेकिन ये दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों यहाँ पे एंशिएंट रीजन में मिल रहे होंगे। यार तभी काइलिन हल्का सा नोड करती है और जिस तरह से काइलिन का कोल्ड बिहेवियर है वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और न ही वो यूनियन से बात करने में कुछ खास इंटरेस्टेड होती है। और जब काइलिन ऐसा कोल्ड बिहेव करती है तो यूनियन जिसके हड्डी पर भी कूट कूट के प्राइड भरी हुई है वो फालतू में बकवास नहीं करती। यूनियन एकदम
साइलेंट हो जाती है और दोनों लेडीज के बीच के हीटेड एटमॉस्फेयर को देख के जियाविन थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है और तुरंत ही उसकी नजर जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर और जियाविन अपनी आंखों में लिटिल फेरी डॉक्टर से हेल्प मांगता है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर एक बार जियाविन को देखने के बाद अपनी नजर उसके ऊपर से हटा लेती है और ऐसे सीन को देख के जियाविन भी थोड़ा डिप्रेस फील करता है। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि हमेशा जेंटल बिहेव करती है वो जियाविन को ऐसी खतरनाक सिचुएशन में छोड़ देगी। यार तभी फ्लावर सेक्ट के एक एल्डर जिसने की मेडिसिन पिल को कंज्यूम कर लिया था वो आगे बढ़ के जियाविन को थैंक यू बोलती है और कहते हैं कि जूनियर पवेलियन चीफ इस बार हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के जियाविन मुस्कुराते हुए कहता है कि एल्डर आप कैसी बातें कर रहे हो और फॉलिंग स्टार पवेलियन और फ्लावर सेक्ट के बीच पहले से काफी अच्छी रिलेशनशिप है और ऊपर से यूनियन और मैं एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो मुझे आप लोगों की हेल्प करनी थी। और ये कहने के बाद जियाविन कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहता है कि एल्डर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों को एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर किए हुए कितना टाइम हो चुका है। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के एल्डर थोड़ा उदास होते हुए कहती है कि हमें यहाँ पे एंटर किए हुए 5 दिन हो चुके हैं लेकिन हम लोग किसी एग्जैक्ट रूट पे नहीं चल रहे हैं और इसी वजह से हमारी स्पीड काफी स्लो रही और इस सफर के दौरान हम लोगों ने कई फ्यूरियस बीस्ट को भी अट्रैक्ट किया है। और जब कुछ टाइम पहले हम लोग फ्यूरियस बीस्ट से फाइट कर रहे थे तो परफॉर्मेंट स्काई सेक्ट ने हमारे ऊपर स्नीक अटैक कर दिया और इसी वजह से एल्डर चिंगमो मारी गई। ये सुन के जियाविन को भी थोड़ा बुरा फील होता है। यार तभी जियाविन कहता है कि एल्डर क्या आपको बाकी के फैक्शंस की सिचुएशन के बारे में पता है। और जियाविन की इस बात का साइड में खड़ी हुई यूनियन रिप्लाई करती है कि वो लोग एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के एंशिएंट स्टेज में पहुंच चुके होंगे और एंशिएंट टाइम से वही जगह बची हुई है क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्यूरियस बीस्ट एंटर नहीं करता और इसी वजह से इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में उस जगह को सबसे ज्यादा सेफ बोला जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें 2 दिन लग जाएंगे। ये सुन के जियाविन कहता है एंशिएंट रीजन स्टेट, ये कहते हुए जियाविन कुछ सोचने लगता है। वो सक्सेसफुली बोधिसत्व आर्ट को हासिल करना चाहता था लेकिन अपने ग्रुप की स्ट्रेंथ को देखते हुए सही सलामत उस जगह तक पहुंचना काफी मुश्किल है और हर एक ट्रेजर को कोई ना कोई फ्यूरियस बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और अगर बात करें बोधिसत्व आर्ट की तो जो बीस्ट से प्रोटेक्ट कर रहा होगा वो काफी ज्यादा भयानक होगा और इसी रीजन की वजह से जियाविन को बाकी के फैक्शंस की जरूरत थी क्योंकि जब क्योस मचेगा तो जियाविन इस मौके का फायदा उठा पाएगा और न उस बोधिसत्व आर्ट को हासिल करने की उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन वो फैक्शंस जो कितनी सारी परेशानियों को सामना करते हैं वो एंशिएंट रीजन स्टेज में एंटर करेंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग फैक्शंस होंगे और उनमें से कुछ जियाविन के दुश्मन भी हो सकते हैं जैसे कि हॉल ऑफ सोल। और ये सब सोचते हुए जियाविन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जियाविन फाइट करेगा एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन से। और अभी एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन क्या बवाल चीज है वो सब जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ही देखना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।